हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है SP कोचिंग इंस्टीट्यूट। इस बेहतरीन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर अभी फिजिक्स की 2 क्लासेस हो चुकी थी और उसके आगे आज हम लोग तीसरी वाली क्लास से कुछ नए टॉपिकों को स्टार्ट करने जा रहे हैं और देखेंगे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अभी और थोड़ा हम मेकअप उनको कर सकते हैं और कितना हम उसके बारे में जान सकते हैं। तो आज हम लोग नए टॉपिक के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, पहले वो देख लेते हैं। देखिए, हम इन टॉपिकों को क्लियर कर चुके थे, हाँ या ना। हम इन टॉपिकों को क्लियर कर चुके थे। जैसे हमने कूलाम का नियम पढ़ लिया था, वैद्युत क्षेत्र पढ़ लिया था और किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात कर चुके थे। यहां तक क्लियर हो गया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। किसके बारे में? तो हेडिंग लगाइए, क्या बोलेंगे? वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं। देखो, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? देखिए, पहले इधर देखिए। अगर किसी आवेश को स्वतंत्र रूप में रखा जाता है तो वह अपने चारों तरफ क्या बना लेता है? वैद्युत क्षेत्र। जिसमें कोई अन्य आवेश अगर हम प्रवेश कराकर देखें तो वो या तो आकर्षण का या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। यहां तक क्लियर हो गया था। अब ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न क्यों होता है उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, वैद्युत क्षेत्र क्यों उत्पन्न होता है भाई? इसका मुख्य कारण है वैद्युत बल रेखाएं। क्योंकि किसी आवेश के चारों तरफ वैद्युत बल रेखाएं होती हैं और यही वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं ये वैद्युत क्षेत्र को बनाती हैं। क्लियर हुआ एकदम? चलिए लिखते हैं इसके बारे में। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, बल रेखाएं ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो अपने चारों ओर, जो अपने चारों ओर क्या बनाती हैं? वैद्युत क्षेत्र को बनाती हैं। किसको? वैद्युत क्षेत्र को बनाती हैं। किसको बनाती हैं? वैद्युत क्षेत्र को बनाती हैं। देखिए, अगर किसी आवेश को, यदि किसी आवेश को, ये रहा आवेश, ठीक, अगर इस आवेश को स्वतंत्र रूप में रखा जाएगा तो क्या ये अपने चारों ओर एक क्षेत्र बना लेगा? तो ये जो क्षेत्र बनाएगा ना, ये अपने चारों तरफ कुछ रेखाओं को प्रदर्शित करता है। किसको? रेखाओं को प्रदर्शित करता है। ऐसे अपनी चारों तरफ कुछ रेखाएं प्रदर्शित करता है जिन्हें हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं। क्या बोलेंगे? वैद्युत बल रेखाएं। किसी आवेश को स्वतंत्र रूप में रखने पर वह अपने चारों तरफ कुछ रेखाओं को प्रदर्शित करता है जिसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखाएं। क्या बोलेंगे? वैद्युत बल रेखाएं। ठीक। अब वैद्युत बल रेखाएं जाती हुई भी दिखाई सकती हैं और आती हुई भी। देखिए, जैसे ये
एक धनावेश है, तो किसी भी धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई देती हैं। और अगर यदि यही एक ऋणावेश हो, कैसा हो, ऋणावेश हो, ये ले देखिए, ये कैसा है, एक ऋण आवेश है, निगेटिव चार्ज है, तो इसमें जो रेखाएं दिखाई देंगी ना वो इसके भीतर अंदर की तरफ आती हुई दिखाई देती हैं, ऐसे ना आकर अंदर की तरफ, ये भी कैसा, अंदर की तरफ। तो सभी रेखाएं कैसे दिखाई देंगी, अंदर की तरफ आती हुई दिखाई देती है। कैसे दिखाई देंगी, अंदर की तरफ आती हुई। अगर किसी आवेश को अपने चारों ओर रखा जाता है, अगर किसी आवेश को स्वतंत्र रूप में रखा जाता है तो वह अपने चारों तरफ क्या बना लेता है, वैद्युत क्षेत्र बना लेता है, वैद्युत क्षेत्र बना लेता है। और यह वैद्युत क्षेत्र किसके कारण आता है, वैद्युत बल रेखाओं के कारण। धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हुई और ऋणावेश से वैद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ आती हुई दिखाई देती है। मेरी बात समझ पाए? देखिए, अब यही वो वैद्युत बल रेखाएं होंगी जो अपने चारों तरफ किसको दिखाएंगी, एक वैद्युत क्षेत्र को। क्लियर हुआ? चलिए अब इनके गुण के बारे में पढ़ते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे क्या, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। और गुण में हम लोग वही पॉइंट पढ़ते हैं जो पीछे मैंने बोल दिए हैं, आपको उन्हीं बिंदुओं को ध्यान देना है। देखिए, क्या वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश करती हैं? अगर दोनों आवेशों को रखा जाएगा तभी तो आकर्षण बल लग जाएगा इनके बीच में। क्या धनावेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती दिखाई देती हैं? और क्या ऋणावेश से वैद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ आती दिखाई देती हैं? तो क्या पहला पॉइंट लिखेंगे, पहला पॉइंट डालेंगे, फर्स्ट पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से बाहर की तरफ, या ऐसे भी नहीं लिखेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट नहीं, धनावेश से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। ऋणावेश में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं, प्रवेश करती हैं। हाँ या ना? इधर देखिए पीछे, क्या ये धनावेश से निकल रही हैं? तो ये धनावेश से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं किस में प्रवेश करेंगी, ऋणावेश में प्रवेश करेंगी। बात समझ में आई? ठीक, इधर देखिए, तो क्या बोला मैंने, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। कोई डाउट किसी को? देखिए कैसे, अगर ये धनावेश है, कैसा है, धनावेश, और ये कैसा है, ऋणावेश, तो वैद्युत बल रेखाएं किससे निकलेंगी, धनावेश से बाहर की तरफ निकलती हुई दिखाई देती हैं, जैसा कि हमने पीछे पॉइंट में पढ़ लिया है। कोई डाउट किसी को? और ये किस में प्रवेश करती हुई दिखाई देंगी, ऋणावेश में प्रवेश करती हुई दिखाई देती है, ऋणावेश में प्रवेश करती हुई दिखाई देती है। ठीक है, देखिए, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर किसमें, ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। क्लियर? देखिए अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर सेकंड,
वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, बल रेखाएं समांतर होती हैं। क्या होती हैं? समांतर, एक दूसरे के समांतर होती हैं। कैसी होती हैं? समांतर होती है। ठीक है, इधर देखिए, वैद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी? एक दूसरे के समांतर। कैसे होंगी? कुछ इस प्रकार, ऐसे। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं? समांतर होती हैं। कोई डाउट? ये देखिए, ये देखिए, तो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे की क्या होती हैं? समांतर होती हैं, एक दूसरे के एकदम पैरेलल होंगी। ठीक है, बात समझ में आई? देखिए, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती? धनावेश से निकलकर किसमें प्रवेश करती हैं? ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। सेकंड पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे की क्या होती हैं? समांतर होती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड, कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, कभी नहीं काटती है। क्योंकि कैसी होती है भाई? वो समांतर होती है। अगर समांतर होंगी तो क्या वैद्युत बल रेखाएं दूसरे को काटेंगी? नहीं। तो कभी भी वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। बात समझ में आ गई? अगला पॉइंट नंबर 4, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं। किससे? धनावेश से निकलती है। पॉइंट नंबर 5, ये पीछे पॉइंट सारे क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, और वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं ऋणावेश में प्रवेश करती हैं, प्रवेश करती हैं। देखिए, कोई भी दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, वैद्युत बल रेखाएं कहां से निकलती हैं? धनावेश से, और प्रवेश कहां करती हैं? ऋणावेश में। क्लियर? ठीक है, अब आगे यहां तक पहले एक चीज देख लें कि क्या एकदम टॉपिक क्लियर हुआ है कि वैद्युत क्षेत्र बनता कैसे है। अगर किसी आवेश को स्वतंत्र अवस्था में रखा जाता है तो वह आवेश अपने चारों ओर क्या बना लेता है? वैद्युत क्षेत्र बना लेता है। अब उस वैद्युत क्षेत्र के वो वैद्युत क्षेत्र आया किसके कारण? वो वैद्युत क्षेत्र आया है वैद्युत बल रेखाओं के कारण। और ये वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, किससे निकलती हैं? पॉजिटिव से, धनावेश से। किसमें प्रवेश करती हैं? निगेटिव वाले में। ठीक है, इधर देखिए, इन्हीं के बारे में पॉइंट के बारे में पढ़ा कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर कहां प्रवेश करती हैं? ऋणावेश में। वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं? एक दूसरे के समांतर होती हैं। ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं ये एक दूसरे के हमेशा कैसे होती हैं? पैरेलल चलती हैं। ठीक है,
कोई भी वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती क्योंकि वो पैरेलल होती हैं और पैरेलल लाइंस कभी भी दूसरे को कट करती नहीं है। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती हैं और किससे निकलती हैं? धनावेश से, और किस में प्रवेश करती हैं? ऋणावेश में। क्लियर हुआ? ठीक है, अब पढ़ने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। किसके बारे में? वैद्युत द्विध्रुव। तो हेडिंग लगाइए, किसके बारे में? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए, अगर हम दो ऐसे आवेश लें जिनकी प्रकृति अलग अलग है, अर्थात ऐसे आवेश जो विजातीय है, एक पॉजिटिव तो दूसरा कैसा? निगेटिव। ऐसा हम पढ़ चुके थे। देखिए, सजातीय और विजातीय में हमने आपको पढ़ा चुके थे। देखिए, ये रहे सजातीय आवेश मतलब धनावेश धनावेश, ऋणावेश और ऋणावेश। बल कैसा? प्रतिकर्षण का। विजातीय आवेश कैसा? धनावेश और ऋणावेश, दोनों के बीच में बल कैसा? आकर्षण का। क्लियर? देखिए, अगर हम दो आवेश लें और उन दो आवेशों को ऐसे आवेश लें जिनकी प्रकृति अलग अलग है, एक पॉजिटिव और दूसरा कैसा? निगेटिव, और इन दो आवेशों को कुछ दूरी पर रख दें। कितनी दूरी पर? 2L दूरी पर। तो इनके बीच में क्या बन जाएगा? एक वैद्युत द्विध्रुव बन जाता है। क्लियर? देखिए, एक आवेश ये रहा, ठीक, और दूसरा आवेश ये रहा। दूसरा आवेश ये रहा। इस वाले आवेश को हमने नाम दिया है प्लस क्यू, इसको नाम दिया है माइनस क्यू। अब अगर इसका नाम क्यू है, उसका भी नाम क्यू है, तो इन दोनों का मान भी बराबर बराबर है। बात समझ में आ गई? और इन दो आवेशों को हमने इस वाले अक्ष से मिला दिया, इस वाले पॉइंट से क्या कर दिया? आपस में मिला दिया। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2L। कितनी है? 2L। तो जब दो आवेश, ऐसे आवेश जिनका मान तो बराबर है लेकिन उनकी प्रकृति क्या है? अलग अलग। देखिए, इसका भी मान क्यों है और उसका भी मान क्यों है। ऐसे आवेश जिनका मान तो बराबर है लेकिन प्रकृति क्या है? अलग अलग, और इन दो आवेशों को कितनी दूरी पर रखेंगे? 2L दूरी पर रखने पर इनके बीच में क्या उत्पन्न होता है? वैद्युत द्विध्रुव। क्लियर? चलिए परिभाषा लिख लें। देखिए, जब, क्या बोलेंगे? जब दो समान लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेशों को, विपरीत प्रकृति के आवेशों को, प्रकृति के आवेशों को सूक्ष्म दूरी पर रखा जाता है। विपरीत प्रकृति के आवेशों को सूक्ष्म दूरी पर रखा जाता है। सूक्ष्म दूरी अर्थात 2L पर, कैसा? 2L पर रखा जाता है, रखा जाता है। तो उनके बीच में, तो उनके दोनों आवेशों के बीच में क्या बोलेंगे? तो दोनों आवेशों के बीच में, दोनों आवेशों के बीच में एक द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है।
एक द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, हो जाता है, जिसे जिसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव अर्थात इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है, P से प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है। मेरी बात समझ पाए कि अगर दो आवेशों को एक सूक्ष्म दूरी 2L पर रखें तो इन दोनों आवेशों के बीच में, यहां से और यहां से, दोनों आवेशों के बीच में क्या होगा? एक द्विध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आ गया? जिसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्लियर? फॉर्मूला क्या बनता है? P बराबर वैद्युत द्विध्रुव बराबर कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2L। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P बराबर 2QL। क्या बन जाएगा? P बराबर 2QL। ठीक है? देखिए, कोई डाउट इसमें किसी को भी? ठीक। अब मात्रक यहां से निकाल लें फॉर्मूले से, तो वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक बनकर आएगा। तो ये P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। Q मतलब आवेश, और आवेश का मतलब क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। इनटू L क्या है? दोनों के बीच की लंबाई, और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। तो फॉर्मूला बन जाएगा, या पूरी की पूरी एक मात्रक बन जाएगा, कूलाम इंटू मीटर। क्या बन जाएगा? कूलाम इंटू मीटर। क्लियर हुआ एकदम? ठीक है? अगर दो आवेशों को, और इसको इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, इसी के आधार पर आगे चलकर हम कहीं ना कहीं दो डेरिवेशन आपके पूछी जाती हैं, अक्षीय और निरक्षीय। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी पड़ती है। तो दो डेरिवेशन है आपके में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछले कई वर्षों से ऐसी कोई डेरिवेशन नहीं हुई जैसे अक्षीय और निरक्षीय, ये कंटिन्यू पूछी जाती है। क्लियर हुआ? तो उसको भी बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और एकदम कंसंट्रेशन के साथ। जब कभी भी क्लास में आए तो पिछली क्लास का एक बार रिवीजन करके जरूर आए। 10 मिनट के लिए उसको चाहे 2x पे लगा ले, लेकिन उसको देख के जरूर आए एक बार, क्योंकि वो चीजें दिमाग में एकदम सेट होनी चाहिए, एकदम पता होना चाहिए कि अगर हमसे कोई भी अध्यापक या फिर कोई हमसे पूछेगा, क्लास में सर पूछेंगे कि सर पूछ लिए कूलाम का नियम क्या था, वैद्युत क्षेत्र क्या था, तो वो दिमाग में आपके एकदम माइंड सेट होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें सर ने पढ़ा दी थी। बात क्लियर है? तो कभी भी आए क्लास में तो कम से कम अपने 10 मिनट उन चीजों का रिवाइज करके आया करें, और जैसे रिवाइज करके आएंगे आपको खुद के अंदर एक परिवर्तन दिखाई देगा। कहते नहीं कि प्रैक्टिस मेक्स मेक परफेक्ट। आप जिस चीज में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे आप उसमें उतने ही परफेक्ट हो जाएंगे। तो खुद को परफेक्ट बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। बात समझ में आई? और ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आपके लिए कोई हवा बनकर आया हो, कोई शैतान हो, नहीं। बस उन चीजों के बारे में हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और जितनी ज्यादा हम अच्छी प्रैक्टिस करेंगे हम उतने अच्छे परफेक्ट होंगे उसमें। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो अगली बार जब क्लास में आए तो कम से कम पीछे बार रिवीजन करके जरूर आए, पिछली क्लास का रिवीजन जरूर कर लें कि हाँ पीछे क्या क्या टॉपिक ऐसे हैं जो पढ़ाए गए हैं हमें, और क्या ऐसे हैं जो नहीं आते हैं। जो नहीं आते हैं उनके बारे में हमें और ध्यान देना है,
उनके बारे में रिवीजन करिए, थोड़ा उनके बारे में अध्ययन करिए, थोड़ा चीज़ें कंसेप्ट के साथ एकदम क्लियर हो जाएंगी और सब्जेक्ट जो आपका कहीं ना कहीं हार्ड होगा वो एकदम मक्खन हो जाएगा। ठीक है, तो अगली बार आए तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरी कि अगली बार आए तो पीछे वाली क्लास का रिवीजन करके जरूर आए। ठीक है, कल हम आपके लिए क्लास में 2 टॉपिक रखेंगे आज, क्योंकि कारण है आज 2 टॉपिक ऐसे पढ़ाए हमने जो वैध विद्रोह है। अब आप इनका रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के साथ साथ उन टॉपिकों के बारे में जो पीछे पढ़ा दिए गए हैं उन टॉपिकों का भी अध्ययन करके आएंगे। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के बारे में कल हम डिस्कशन करेंगे। हम नहीं चाहते कि आपके पास इतना ज्यादा कंटेंट दे दिया जाए कि आप कंफ्यूज हो जाएं। एकदम आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीजों का रिवीजन करते रहिए। जितना पढ़ेंगे परफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों फिर मिलते हैं कल की क्लास में और कुछ डेरिवेशन के साथ और कुछ पॉइंट के साथ सीखते हैं अक्षीय और निरक्षीय के बारे में। उन दोनों का कॉन्सेप्ट कल एकदम क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर। प्रैक्टिस करते रहिए।